दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। अच्छा, आप लोग प्रत्येक दिन ये हैबिट बनाइए कि सुबह में एक निर्धारित समय पर क्लास को फॉलो करें। 4 बजे ये आपको उपलब्ध होती है हर दिन मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, आज के इस क्लास में प्रत्यक्ष रूप में आप सभी के बीच मैं हाजिर नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर आज के क्लास में हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है इस रूप में क्लास को देखेंगे। कुछ समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ें हमें करना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक प्रश्न दरअसल हमने पूछा था, पहले हम उस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न था कि हालिया जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, आज के इस क्लास में 25 मार्च 2026 से संबंधित प्रश्नों को आप देख रहे हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन है और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत रूप में देने वाला हूं बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशली। यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर रिपोर्ट को लेकर यह सवाल हमने पूछा था। हालांकि पिछले क्लास में विस्तार में इसको लेकर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। भारत की रैंक अगर पूछा गया है तो 116वीं रैंक है। हालांकि फिनलैंड इसमें लगातार 9वां वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। यह लगातार 9वीं बार से है जब फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की रैंकिंग 147 देशों में 116वां है और भारत का समग्र स्कोर 4.536 है। और पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने ये भी बतलाया था, इसके पीछे रीजन भी आपको दिया था कि पाकिस्तान की स्थिति इस रैंकिंग में भारत से आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। ये चीजें हमने अच्छे से आपको पढ़ाया था। एक वर्ल्ड मैप के माध्यम से भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं आपके बीच हमने किया था। तो ये चीजें आपको देखने को मिला होगा पिछले क्लास में। प्रत्येक दिन इसे एक निर्धारित समय पर फॉलो कीजिए। अच्छा दोस्तों, आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे जाने से पहले ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली बहुत पहले से हमारी टीम द्वारा एक्चुअली होती आ रही थी। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर मतलब इस तरह के बैनर व पोस्टर आप सबों के बीच शेयर किया जाता है। तो ये पिछले कुछ महीनों से ये बंद था, लेकिन इसे पुनः से चालू किया गया है। तो आप लोग हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बीपीएससी मेकर नाम से सर्च करके इसे आप मतलब फॉलो करते हुए ये तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर जो ताजा जानकारी है वो आपके बीच है। अच्छा, रिसेंटली एक और अपडेट हुआ है बीसीसीआई नमन अवार्ड को लेकर। ये चीजें तो क्लास में हम आपको पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ जब ये आपको इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखता है तो थोड़ा सा ये इम्पैक्टफुल होता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को मतलब बेहतर बनाने की दिशा में ही ये हमारे टीम द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग भरपूर इसका लाभ उठाइए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न को इतना बड़ा स्वरूप में देखकर घबराना नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न में अगर आप बेहतर करेंगे, मतलब आंसर सही करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए प्रश्न है कुछ नहीं, सिंपल सा है कि बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्चुअली जीविका ऐप की जो शुरुआत है वो अप्रैल महीने से होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको ये बतला दूं, जो विकल्प आपको दिख रहा है ना, इसमें सही विकल्प कौन सा है, ये वाला है विकल्प नंबर बी, यानी कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये जीविका योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से बिहार सरकार ने किया था। एक्चुअली आप बोल सकते हैं नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। मतलब इसमें एक अहम रोल इनका रहा था। तो ये चीजें ध्यान रखें। फिलहाल इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अच्छा, 2 लाख रुपए जो इस समय देने को बात मतलब देने को लेकर बात कही गई है, वो सारी चीजें एक डिजिटल रूप में जीविका ऐप के माध्यम से, जो जीविका निधि ऐप है इसके माध्यम से होंगी। आने वाले दिनों में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, जीविका की बात हो रही है, अभी हमने आपको बताया 2006 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ दिनों पहले हमने ये भी आपको जानकारी दिया था कि बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया था कि जीविका बैंक का गठन होगा, विशेष रूप से जीविका दीदियों को लेकर, है ना। ये चीजें आपको मालूम होंगी। अभी जीविका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख रहे हैं। ये वैसे प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। बिहार में जीविका परियोजना की जो शुरुआत है ये किस वर्ष हुई थी, तो 2006 में। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। जीविका किस प्रकार की योजना है,
तो ग्रामीण आजीविका संवर्धन योजना जीविका परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका योजना में किनके माध्यम से महिलाएं या फिर ग्रामीण महिलाएं जोड़ी जाती है? ये तमाम चीजें आपको जो आपके बीच हमने रखा है, जो आपको दिख रहा है, वास्तव में ये पूछे हुए प्रश्न है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए और ये आसान भी है, 1 अंक यहां से आपको मिलेंगे। अच्छा, संयोग देखिए, आज का हमारा दूसरा भी प्रश्न जो है वो जीविका से ही संबंधित है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, आइए एक नजर इसको देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है? जीविका दीदी हाट, अभी जीविका दीदी बैंक को लेकर हमने बात किया था, 2025 में मंजूरी दी थी बिहार कैबिनेट ने। फिलहाल यहां इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, अच्छा सभी विकल्पों को जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला विकल्प है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट मनेरपटना में, नहीं मनेरपटना में नहीं, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बस यहां पर मनेरपटना आपको देखने को मिला, तो ये इस लिहाज से गलत है। दूसरा है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट जो है ये तेलहाड़ा नालंदा में खोला गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण खास करके लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है या फिर मुहैया कराना है। तो ऐसे में ये जो विकल्प है बिल्कुल सत्य है। अन्य 2 विकल्प सी और डी में जो पहला जीविका दीदी हाट को लेकर वजीरगंज लिखा गया है, वहीं डी विकल्प में मोतीपुर मुजफ्फरपुर लिखा गया है, तो ये दोनों के दोनों भी असत्य हैं। तो फाइनल आंसर यहां पर इस प्रश्न में है विकल्प नंबर बी, है ना, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, जीविका को लेकर जो तमाम चीजें अभी आपको हमने बतलाया, ये तमाम बिंदुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए तीसरे प्रश्न पे आइए। प्रश्न ये कहता है कि हाल ही में प्रकाशित कोरोना द पावर ऑफ कंपेशन, ये यहाँ पर एक प्रश्न है। इस प्रश्न में ये मतलब आगे लिखा गया है कि संबंध में, मतलब जो हालिया प्रकाशित पुस्तक है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 कथन है। इस पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया गया है। तो वास्तव में ये पुस्तक के कवर पेज को यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जो तस्वीर में आप इन्हें देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर दोनों कथन सही है। अब आगे अन्य 2 कथनों को देखिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या लगता है आपको? देखिए ये भी कथन सही है, बिल्कुल सत्य है। कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं। 2014 में भारत को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अभी कुछ चर्चाएं हम करेंगे आपके बीच। उसके बाद अगले कथन पे आइए कि वर्ष 2014 में नोबेल पीस प्राइज यानी कि जो शांति पुरस्कार है, ये संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं, इनके अतिरिक्त पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को भी प्रदान किया गया था। तो चारों के चारों कथन यहाँ पर सत्य है। देख रहे हैं, चारों कथन सही है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। क्या लगता है आपको? विकल्प नंबर डी वास्तव में इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो कई सारी चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब तक भारत या फिर भारत से संबंधित कितनी व्यक्तियों को मतलब नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले 1913 में जो गीतांजलि के लिए जो उनकी रचना थी, तो साहित्य को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार मिला। पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई बने थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। इस सूची में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन और फिर वेंकट रमन रामकृष्णन 2014 में कैलाश सत्यार्थी, और सबसे अंतिम बार या फिर रिसेंटली बोल सकते हैं 2019 में अभिजीत बैनर्जी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भारत को 2 बार ये नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो अमर्त्य सेन को जो आप यहां पर देख रहे हैं, और दूसरा 2019 में अभिजीत बैनर्जी को। इतनी बातें यहां पर ध्यान रखिए। शांति में भी 2 बार मिला है भारत को, फिजिक्स में भी 2 बार, है ना। चलिए उसके बाद यहां पर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान यहां पर रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अभी 10 दिसंबर को ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया, उसकी सूची को लेकर चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार हैं, इसमें शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य जो 5 पुरस्कार हैं इसमें, ये स्वीडन में जो स्टॉकहोम है यहां पर दिया जाता है।
ये चीज़ें आप यहाँ पर विजेता सूची को देख रहे हैं, 2025 की ये अपडेटेड जानकारी है। तमाम चीज़ों को याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार वैसे भी वास्तव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। इससे पिछले बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। 2024 वाला जो विजेता सूची था, इसमें आप देखेंगे बीपीएससी एग्जाम में ये वाला पूछा गया था। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये जापानी संगठन निहोन हिंडानक्यो को मतलब दिया गया। यही एग्जाम में प्रश्न का रूप लिया था, मतलब प्रश्न यहां से बना था। तो ये एक हॉट टॉपिक आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, सवाल बनना यहां से लाजमी है। चलिए, अच्छा एक चीज और, यहां पर जो आप ये कोर्स को देख रहे हैं ना, बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम को लेकर करंट अफेयर्स की तैयारी इसमें आपकी होती है। तो अगर आप बीपीएससी सहित कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी आदि एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। रिसेंटली अभी जो टॉपिक खबरों में है, जैसे कि होमरुज जल डमरू यानी कि स्ट्रेट ऑफ होमरुज, जो कि ईरान ने इसे बंद किया हुआ है, इसको लेकर जानकारी डिटेल में आपके बीच हमने रखा है, जो मेंस के दृष्टिकोण से आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ होमरुज है, महज 33 किलोमीटर ये चौड़ा है। अच्छा, ये सबसे व्यस्त समुद्री रणनीतिक मार्ग भी आप बोल सकते हैं। इसके बंद होने से ऊर्जा आपूर्ति जो है संकट, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, बहुत सारे देशों में उत्पन्न होने के कगार पे पहुंच चुका है। ये चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर देखिएगा ये पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ये दोनों को जोड़ता है, ये खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये चीजें यहाँ पर 9 पॉइंट में आपके बीच हालांकि हमने रखा भी है, जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो चौड़ाई है इसकी, ये महज 33 किलोमीटर है। और भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया तेल आयात के लिए, मतलब दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे इस सारे दृष्टिकोण को, ऊर्जा को लेकर या फिर तेल आयात को लेकर, तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्ग आप बोल सकते हैं। इससे खास करके तेल आपूर्ति और कीमत पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसको लेकर चर्चाएं यहाँ पर हमने किया है। जिस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर या फिर एलपीजी को लेकर जो क्राइसिस इस समय भारत में हो रही है, ये सारी चीजें इसमें हमने कवर किया है। अच्छा, इन दिनों आर्कटिक सेंट्री मिशन जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बहुत ही इस समय खबरों में है। यहां से भी सवाल बन सकते हैं। पैक्स सिलिका जो कि अमेरिकी रणनीतिक पहल है, एक प्रकार से एआई और सेमीकंडक्टर सुरक्षा व्यवस्था को मतलब मजबूत करने की दिशा में, एक प्रकार से वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने को लेकर, तो ये चीजें भी इसमें हमने अच्छे से कवर किया है। तो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर एक साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको लीजिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर अगले सवाल पर आइए। अच्छा, यही वाला जो एप्लीकेशन है हमारा, आप सभी का एक्चुअली में बीएम ऑनलाइन लर्निंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पर तमाम चीजें मिलेंगे। अच्छा, अगर आप केवल प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो उसके लिए अलग से एक विजेता बैच है एप्लीकेशन पे, आप उसको ले सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, 18 मार्च 2026 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से किस पूर्व भारतीय राजदूत को सम्मानित किया गया है। एक्चुअली आप यहां पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? तो जावेद अशरफ, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब कुछ भी अगर इस तरह का बड़ा सम्मान मिलता है तो वो प्रश्न के दृष्टिकोण से वास्तव में इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली में। तो यहां विकल्प नंबर ए करेक्ट है। देखिए, यहां पर नागरिक पुरस्कार की एक्चुअली बात हो रही है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और एक नजर लगे हाथों हम ये देख लेते हैं, नागरिक पुरस्कार में इस समय 2026 में जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या घोषणा हुई थी, तो एक प्रकार से ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि जो खास करके पद्म पुरस्कार की अभी जो हम बात करने वाले हैं, इसमें 3 पुरस्कार आते हैं। इसमें भारत रत्न को काउंट मत कीजिएगा। हालांकि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जरूर है, लेकिन जब भी अगर हम बात पद्म पुरस्कार की करेंगे तो इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होगा। तो 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित करने को लेकर घोषणा हुई थी। इसमें बिहार के 3 नाम आपको देखने को मिलता है। कला कैटेगरी में स्वर्गीय विश्व बंधु, और वहीं पर विज्ञान और अभियंत्रण में श्री गोपाल जी त्रिवेदी जी, और वहीं अगर कला कैटेगरी में बोले तो भरत सिंह भारती। अच्छा, इसको लेकर यहाँ पर डिटेल में अच्छी सी जानकारी हमने आपको दिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे कि ये भरत सिंह भारती भोजपुर के, फिर स्वर्गीय विश्व बंधु पटना के, गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के, और किस कैटेगरी में। अच्छा, नाम के अतिरिक्त अभी जो सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला को लेकर पुरस्कार मिला, मतलब जो पद्मश्री
पुरस्कार मिला था जो बीपीएससी एग्जाम में सवाल बना, उनका कला पूछा गया था, किस कला में, तो पेपर में सी कला में। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस कार्य के लिए इन्हें सम्मानित करने को लेकर घोषणा हुई है। वास्तव में ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो रहा 2026 का, जहां पर 3 पुरस्कार बिहार को मिला है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार जो 5 महान हस्ती को दिया गया 2026 में, इसमें आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला कैटेगरी में, मतलब इस वर्ग में, मतलब इस श्रेणी में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर। अच्छा, इन सभी की सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। केटी थॉमस, सुश्री एन राजम, पी नारायणन और वी.एस. अच्युतानंद, मतलब ये सभी को पद्म विभूषण पुरस्कार देने को लेकर घोषणा हुई थी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। पद्म भूषण पुरस्कार में 113 नाम शामिल है, 113 नहीं बल्कि यहां पर 13 नाम शामिल है पद्म भूषण में। देखिए हमने यहां पर लिखा भी था ना, पद्म भूषण में 13 को पद्म भूषण, तो इसमें 13 में से जो चर्चित नाम है अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन और उसके अतिरिक्त उदय कोटक, मतलब ये सभी प्रमुख नाम है। ये ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बन सकते हैं कि अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म भूषण। अच्छा, बिहार को जो मतलब यहां पर पद्मश्री पुरस्कार में चर्चित हस्तियों में देखेंगे तो इसमें बिहार के नाम का वर्णन हमने किया है। इसके अतिरिक्त रोहित शर्मा को और साथ ही साथ माधवन रंगनाथन और हरमनप्रीत कौर को भी ये पुरस्कार देने को लेकर घोषणा हुई थी। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इससे पिछले साल भी इस तरह की जानकारी हमने आपको दिया था, जहां पर बिहार को कुल मिला के यहाँ देख रहे हैं कि 5, 6 और 7 कुल मिला के 7 पुरस्कार मिला था। जैसे कि एक पद्म विभूषण में शारदा सिन्हा को और पद्म भूषण में मरणोपरांत सुशील कुमार मोदी को, हालांकि शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत ही मिला, और पद्मश्री में बिहार को 5 पुरस्कार मिला। तो टोटल 7 पुरस्कार पिछले साल मिला था 2025 में, और किस कैटेगरी में मिला वो सारी चीजें मेंशन यहाँ पर किया गया है ना। ये तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा, अगर सवाल बनेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले रहेगी, 1 अंक यहाँ से आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए, चूंकि बात यहां पर नागरिक पुरस्कारों की हो रही है, हम बात कर रहे हैं बिहार की, एक अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जो तस्वीर में आप इनको देख रहे हैं, यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। केवल बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इनकी मतलब ये प्रसिद्ध है एक्चुअली में। और ऐसे में ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में एक्चुअली ये जानकारी इसलिए भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि रिसेंटली 110वीं जयंती 21 मार्च 2026 को मनाई गई है, मतलब बिहार दिवस से एक दिन पहले। इनका जन्म डुमराव बक्सर बिहार में हुआ था। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये आपको देखने को मिलता है कि इस चारों जो नागरिक सम्मान है, बिहार के एकमात्र ऐसे हमें शख्स देखने को मिलता है जिसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिल चुका है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, पहले ऐसे बिहारी हैं जिन्हें चारों नागरिक पुरस्कार मिला है। अच्छा, 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर इनसे संबंधित ध्यान रखना चाहिए आपको। हालांकि ये जानकारी इसकी मतलब इनकी जयंती को लेकर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, तो ये चीजें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले अगर आपसे ये कभी कोई पूछ ले कि कितने बिहारी को अब तक भारत रत्न मिला है, तो एक नज़र इसको जरा देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि हम 2 दिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। जो अगर भारत रत्न की बात करेंगे तो 5 बिहारी या फिर बिहार से संबंधित 5 लोगों को। पटना में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिवान जीरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और सारण जिले के सिताब तियारा में जन्मे जयप्रकाश नारायण को 1998 में, बक्सर जिले के डुमराव में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2011 में, और कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो समस्तीपुर के पितौंजिया ग्राम में एक नाई परिवार में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में भारत रत्न मिला है। अच्छा, कुल मिला के अब तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 5वां सवाल है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है ना, ये चीज आप लोग जानते हैं। जल दिवस भी 22 मार्च को। विकल्प नंबर या फिर कथन नंबर 1 जो है यहाँ पर, यह बिल्कुल सत्य है।
उसका दूसरा कथन यहाँ पर कहता है कि वर्ष 2026 में विश्व जल दिवस की थीम की अगर बात करें तो जल और लैंगिक समानता यानी कि वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी थी वर्ष 2026 का विश्व जल दिवस का थीम। तो ये भी जो कथन है ये भी सत्य है। लेकिन तीसरा जो कथन है कि विश्व जल दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2003 में नहीं बल्कि 1993 में की गई थी। तो इस लिहाज से इसका तो यहाँ पर 1993 आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो 2003 लिखा गया है ऐसे में ये गलत है, केवल 1 और 2 ये मतलब विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर 1 में है, ए में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, बिहार दिवस की बात करें तो इस साल हम लोग 114वां बिहार दिवस सेलिब्रेट किए हैं। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, ये बिहार दिवस का थीम है 2026 में। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर जल को लेकर हो रही है तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर हमने जानकारी कुछ समय पहले आपको दिया था जब ये घोषणा हुआ था महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य इसमें बना। अच्छा, ये तमाम चीजें कल वाले क्लास में भी हमने कवर किया है। ये चीजें पुनः से अभी हम आपको नहीं बतलाएंगे, लेकिन अगर कल का क्लास छोटा हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके तमाम चीजों को पढ़ लीजिए। वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ये एक प्रकार से संभावना यहां से बनती है ना। चलिए, तमाम चीजों को ध्यान रखिए। हालांकि पीडीएफ आप लोगों को मिलता है एप्लीकेशन पे, करेंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है ना, वहां पर जाके तमाम पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बार बार जो आप लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो वहीं से मिलेगा, वहां से आप लोग लीजिए। चलिए अगले सवाल पर आइए। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार यानी कि विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया इनको, जो बीच में आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, नाम इनका क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। इन्हें अभी हाल ही में ये सम्मान मिला है, विकल्प नंबर बी करेक्ट है। अच्छा दोस्तों, यही वो कोर्स है जिसमें कि 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। करंट अफेयर्स के विजेता बैच को लेकर जो अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे, अगर आप इसको लेते हैं तो विजेता बैच भी आपको इसी कोर्स में अतिरिक्त रूप में बोनस के रूप में मिल जाएगा। इसमें 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए तमाम मटेरियल आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपका होगा और टेस्ट सीरीज जो मिलेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसका पीडीएफ भी होगा, पीडीएफ में ओमार सीट होगा, आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे पाएंगे। मतलब यहां से तैयारी बेहतर तरीके से होगी। आप लोग 399 नहीं बल्कि यहां अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 15% डिस्काउंट के साथ केवल 340 रुपये में इसे आप ज्वाइन कर पाएंगे और अगले 1 साल तक हमारे तमाम मटेरियल और प्लस विजेता बैच के सारे कंटेंट का जो एक्सक्लूसिव आपको एक प्रकार से मेंबरशिप मिलेगा उसका भी भरपूर आप लाभ उठा पाएंगे। तो अभी जाइए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, झट से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। हजारों लोग इसमें हैं। अभी इसमें जो टेस्ट शुरू हुआ है फुल लेंथ टेस्ट, एक्चुअली में ये सारे टेस्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। जो सेक्शनल टेस्ट है ये सभी अपडेट आपका हो चुका है, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है ये अभी रनिंग में है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आप पीछे न रह जाएं। मतलब जो टेस्ट आपका 1-2 छोटा हुआ वो भी आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि केवल एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत लोग ज्वाइन किए हुए हैं हजारों की संख्या में, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक मतलब कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी देखिए, इस योजना को लेकर अभी 2585 करोड़ रुपए सरकार द्वारा स्वीकृत भी किया गया है। फिलहाल जो भी केंद्रीय लक्ष्य होता है किसी भी योजना में, मैं आपको पुनः से ये चीजें रिकॉल करा दूं, वास्तव में ये इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस योजना के तहत जो इसका उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है वो 1500 मेगावाट है। विकल्प नंबर सी में इसका राइट आंसर छुपा हुआ है ना। चलिए अगले सवाल पर आइए कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात एटीएम एलपीजी एटीएम कहां लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है और ये अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। विकल्प नंबर कौन सा, तो विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों एलपीजी जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अच्छा ये गंधहीन होता है, लेकिन जब घर में घरेलू गैस में आप लोग अमूमन देखने को मिलता है कि जब ये लीक करता है ना, मतलब एलपीजी जब लीक करती है कहीं से भी तो वो गंध करता है। वास्तव में एलपीजी गंधहीन होता है, उसमें एक केमिकल मिला जाता है एथिल मरकैप्टन नाम का, ताकि वो
मतलब पता चले कि गैस लीकेज की समस्या है और वो समय रहते उसका समाधान हो सके, तो एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है। ये नाम ध्यान रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने, यहाँ पर ये एक सेकंड, ये दोनों शब्द मिल गया है, ये ने अलग है, तो राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रीय मार्गों पर हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है। शुरुआत जो हुई है, एक्चुअली उद्घाटन जो हुआ ये रीवा से, ये रायपुर के बीच हुआ है, मध्य प्रदेश में जगह रीवा है। अब यहां पर इसका राइट जो आंसर है ये मध्य प्रदेश में रीवा है, हिंट यहां पर आपको मिल गया, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब देखिए इसमें होता क्या वास्तव में, अगर आप एयरलाइन से मतलब जो कंपनियां होती है, जो फ्लाइट टिकट जो बुकिंग होती है ना, अगर आप पहले बुक करेंगे तो उसमें थोड़ा किराया आपको कम मिलता है, लेकिन जब समय नज़दीक आते जाता है, सपोज कीजिए हमें 5 तारीख को कहीं जाना है, तो 5 तारीख के नज़दीक का जो डेट रहेगा 5 या 4 या 3 या 2, मतलब जितना हम नज़दीक आएंगे जो किराया है वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कभी भी फ्लाइट आप बुक करेंगे तो किराया वही रहेगा। वास्तव में यही है यहाँ पर इस योजना की मतलब जो की पॉइंट, फेयर से फुर्सत, मतलब ये इसका नाम है, इसको शुरुआत किया गया है, इसकी शुरुआत हुआ है यहाँ से, यही एक्चुअली ये प्रश्न है। तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान भी होते थे कि अमूमन ये देखने को मिलता था अगर जल्दबाजी में कहीं निकलना है तो ऐसे में टिकट बहुत महंगा मिलता था, तो इस चीज से छुटकारा मिलेगा। अगला देखिए कथन वाला एक सवाल वास्तव में इंपॉर्टेंट है, भारत में मनाए जाने वाले शहीद दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है कि शहीद दिवस का जो आयोजन है ये 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की स्मृति में किया जाता है, क्योंकि इनको मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना फांसी की सजा सुनाई गई थी और ये हंसते हंसते फांसी की सूली पर चढ़ गए थे, और इसी दिन की स्मृति में मतलब ये दिवस माना जाता है भारत में शहीद दिवस के रूप में। वास्तव में ये कथन तो है बिल्कुल सत्य। अच्छा, इन तीनों क्रांतिकारियों को वर्ष 1931 में लाहौर जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। अच्छा, क्या लगता है आपको ये कथन क्या होगा, सही है या फिर असत्य है? तो देखिए यहाँ पर ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। अब कथन 3 पे आइए कि भारत में 23 मार्च के अतिरिक्त 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से संबंधित है। तो ऐसे ये भी जो पॉइंट है मतलब जो कथन है ये भी सत्य है। हालांकि दोस्तों भारत में कई और तिथियां हैं, तकरीबन 5 से 6 तिथि है जो कि आपको ध्यान रखना है कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीजें नोट कर लीजिए कहीं पर, 5 से 6 ऐसी तिथियां हैं। एक्चुअली 2 की जानकारी तो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी संयोग से मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है मैंने एक दो बार आपको पढ़ाया भी है, 5 से 6 तिथि है ऐसी है जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सभी कथन जो है इसका सत्य है। अगले सवाल पर आइए कि हाल ही में भारत के किस पर्वतारोही ने दुनिया की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियां यानी कि वोल्केनिक 7 समिट्स पर सबसे कम समय में चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम क्या है ये यहां पर पूछा गया है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि भूपति राजू अनमीश वर्मा। अब यहां पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कहां के रहने वाले हैं। अच्छा, हालांकि यहां पर मेंशन नहीं हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के, एक सेकंड, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ पीडीएफ में, हालांकि ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद 12वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का शीर्ष कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है? अभी जो रिपोर्ट इसमें आई है इस आधार पर अगर आप कपड़ा निर्यात में देखेंगे तो सबसे आगे कौन बना है यही पूछा गया है, जिसने लगभग 8 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यहां इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का यह सेशन समाप्त होता है। अच्छा, ये वाला पीडीएफ अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो करंट अफेयर्स का विजेता बैच ले लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में है तो इसको ले लीजिएगा, विजेता बैच का भी एक्सेस इसमें आपको मिल जाएगा। ये रहा आज के क्लास का प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हालांकि थोड़ी जानकारी यहां पर इसको लेकर अभी इस वीडियो में भी हमने चर्चा किया है ना। ये तमाम चीज ध्यान रखिए, ये सारे चीजें जो आपको हमने पढ़ाया है सही से तैयार कीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। नो डाउट अगर प्रिपरेशन बेहतर होगी तो सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी। यही वो विजेता बैच है। अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी समस्या हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर अभी तुरंत हमसे इंस्टेंट संपर्क कीजिए, ठीक है। तो ये आज के क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।